नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेपाल की सियासत में एक नया सूरज उगा है। नाम है बालेन शाह और बालेन शाह। इसे महज एक चुनावी परिणाम कहना गलत हो। यह एक राजनीतिक सुनामी है जिसने दशकों पुराने किलों को ढा दिया। एक हाथ में घंटी और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक रैपर इंजीनियर अब नेपाल की तकदीर लिखने लगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संविधान के नियमों के तहत बालेन को प्रधानमंत्री की शपथ दी। इसी के साथ वो नेपाल के 40वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री। आज 12:34 पर जब राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में 7 ब्राह्मणों और 7 तरह के खास शंखों से जब शंखनाद किया गया तो ऐसा लगा मानो देवता पुष्प बरसा। 108 बटुक ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का पाठ और 107 बौद्ध लामाओं द्वारा बौद्ध धर्म ग्रंथों के पाठ से राष्ट्रपति भवन गूंज उठा। मंच पर बैठे बालेन शाह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन हिंदू राजा अपना राज्याभिषेक कर, जैसे कभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। अब ऐसे ही कुछ लोग बालेन शाह को साउथ एशिया में हिंदुत्व का एक नया पोस्टर बॉय करते। वजह कई, शपथ ग्रहण पर रामनवमी का, वैदिक अनुष्ठानों का भव्य आयोजन। वे कभी कभी राजा महेंद्र की स्टाइल में कपड़े पहनते भी दिखते हैं, उनके चलने का अंदाज भी वैसा, जिसे कुछ लोग हिंदू राजतंत्र से भी जोड़ते हैं। बालेन ने बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष के एक डायलॉग पर आपत्ति जताई जिसमें मां सीता को भारत की बेटी बताया गया। उन्होंने इसे नेपाल की सांस्कृतिक पहचान पर हमला किया और काठमांडू में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। इस बात की मांग, भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की मांग। कुछ मौकों पर उन्होंने भारत के साथ ऐतिहासिक मुद्दों जैसे कि ग्रेटर नेपाल का मानचित्र पर सख्त रुख अपनाया, जो कुछ भारतीय हिंदूवादी सर्किल में भी चर्चा का विषय बना। नेपाल लंबे समय तक दुनिया का एकमात्र आधिकारिक हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन 2008 में इसे एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया था। इसके बाद से देश में समय समय पर हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग उठती रही, कई बार तो राजतंत्र की बहाली की भी मांग उठी। ऐसे माहौल में अगर कोई नेता सांस्कृतिक पहचान, परंपरा, धार्मिक प्रतीकों की बात करता है तो उसे जल्द ही हिंदुत्व से जोड़ दिया जाता है। यही बालेन शाह के साथ भी हो रहा है। अच्छा, बालेन शाह के शपथ ग्रहण की टाइमिंग को भी बेहद खास तौर पर समझना होगा। शपथ रामनवमी के पावन दिन हो रही है और उसी मुहूर्त में, ठीक उसी समय जब अयोध्या के राम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना चल रही थी, यानी दोपहर 12:34 पर इधर शपथ ग्रहण हो रहा था शीतल निवास में। हिंदू ज्योतिष और पंडितों के अनुसार यह समय बेहद शुभ माना गया और साथ ही 1, 2, 3, 4 की गणना का एक अनूठा अंकगणितीय पैटर्न भी इससे बनता है। इस दौरान 7 विशेष शंखों से एक साथ शंखनाद हुआ, जो सफलता और सकारात्मकता का प्रतीक माना। बालेन की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने हाल में ही संसदीय चुनाव में 275 संसदीय जो सदस्यीय प्रतिनिधि सभा है उसमें 182 सीटों पर क्लीन स्वीप किया, यानी 2/3 बहुमत के करीब बहुमत हासिल किया। सबसे बड़ा उलटफेर यह हुआ जब बालेन शाह ने झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र से नेपाल के 4 बार के प्रधानमंत्री रहे और कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के नेता केपी शर्मा ओली को 49,614 वोटों से हरा दिया। उन्हें 68,334 वोट मिले, जबकि ओली को 18,734। यह 1991 के बाद किसी भी नेपाल के संसदीय चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को मिले सबसे ज्यादा वोट। नेपाल की राजनीति में बालेन शाह एक नायक के तौर पर उभरे हैं। जेनजी आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका थी। यूथ बालेन को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहा था और अब उसकी यह मांग पूरी हो गई। रामनवमी के खास दिन बालेन ने शपथ ग्रहण करके प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें भी आ गई, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान एक तस्वीर ने सबका खींचा है। वो क्या है? वो है दरअसल उनकी जो बेटी है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बालेन की पत्नी सबीना और बेटी भी मंच पर मौजूद रहे। नेपाल में सितंबर 2025 में आर्थिक तंगी और बेरोजगारी, साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं ने यानी जेनजी ने एक बड़ा हिंसक आंदोलन किया। इसके बाद हुए पहले आम चुनाव में युवाओं ने पुरानी राजनीतिक पार्टियों को एक तरीके से नकार दिया, सिरे से खारिज कर। 35 साल के शाह राजनीति में उनका उभरना नेपाली राजनीति में अहम माना जा रहा है और एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। चुनाव प्रचार में बदलाव, उनका वादा उन मतदाताओं को पसंद आया जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद और रसूखदारों के शासन से बिल्कुल नाराज थे। आप सोचिए ना, कितनी छोटी जर्नी थी नेपाल के लोकतंत्र की, लेकिन वहां भी लगातार भ्रष्टाचार।
प्रधानमंत्री पर प्रधानमंत्री बदल रहे थे। 35 साल के बालेन शाह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और कई सालों तक नेपाल के हिप हॉप संगीत जगत यानी नेप हॉप से भी जुड़े। बालेन शाह मई 2022 में पहली बार नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बने तो ये सबके लिए चौंकाने वाला था। बालेन शाह का जन्म काठमांडू के गैर गांव में 1990 में हुआ था। आप सोचिए 1990 में जन्म हुआ उनका। बालेन के पिता राम नारायण शाह आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और उनकी मां का नाम ध्रुव देवी शाह है। बालेन बचपन से ही संगीत प्रेमी हैं और टोपियों का होना बड़ा शौक है, इसलिए आप उनको अलग अलग तरीके की टोपियों के अंदाज में देखते। दरअसल उनकी पहचान स्ट्रगलर इंजीनियर, रैपर, एक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, गीतकार और एक कवि की भी रही है और उनकी छवि में बार बार ये दिखता भी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले नेपाल के भविष्य को लेकर उम्मीदों से भरा एक रैप सॉन्ग जय महाकाली रिलीज हुआ। इस गाने को रिलीज होने के बाद से अब तक 31 लाख व्यूज आ चुके हैं। उनके चुनाव अभियान की उसमें झलकियां भी दिखाई गई। ये गीत देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के मकसद से बनाया गया। यह गाना उनके पुराने दिनों की याद दिलाता है जब वो अंडरग्राउंड रैप की दुनिया में सक्रिय थे और संगीत के जरिए नेपाल में भ्रष्टाचार और दूसरे सामाजिक समस्याओं पर आवाज उठा रहे थे। बालेन शाह की जीत का सबसे दिलचस्प पहलू है उनका टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। और उस समय के प्रबंधन ने उनको न सिर्फ काठमांडू का मेयर बनाया बल्कि चंद सालों में ही वो देश के प्रधानमंत्री। जहां मजे हुए नेता घंटों एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं, वहीं बालेन ने पूरे चुनाव अभियान के दौरान 5 जनसभाओं में कुल मिलाकर मात्र 26 मिनट का भाषण। गणित बिठाएं तो उनके भाषण के हर एक मिनट में पार्टी की झोली में करीब 2 लाख वोट आ गए। नेपाल की 275 सीटों वाली प्रतिनिधि सभा में उनकी पार्टी आरएसपी ने 182 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हासिल किया है। इस तरह बालेन शाह अब नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। बालेन के चुनाव प्रचार का तरीका भी बड़े बड़े राजनेताओं से अलग था। जनकपुर में उन्होंने अपनी मातृभाषा मैथिली में बात की तो सुदूर पश्चिम में डोटेली बोली बोलने लगे और लोगों ने खूब सराहा भी। वे मंच पर जाकर लंबे चौड़े वादे नहीं करते बल्कि जनता से सीधा संवाद करते। पूरे चुनाव के दौरान बालेन शाह की सबसे खास बात यह रही कि वे जनता से पूछते थे कि चाय पी ली आपने, आज कौन सी सब्जी खाई है, सब्जी अपनी क्यारी की थी या बॉर्डर पार से आई थी। ये सवाल आप देखिए, कहने को तो बहुत साधारण सवाल लेकिन कितना गंभीर है। यही वो सवाल थे जिन्होंने आम नेपाली नागरिक के दिल को छू लिया। बालेन ने साफ कहा, मैं वोट मांगने नहीं काम मांगने आया। अगर हमारी पार्टी भी हार गई तब भी हम जनता के लिए काम करते रहे। जनकपुर की रैली में उनका यह बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा कि मुझे मधेसी का बेटा समझकर वोट मत देना, मुझे एक अच्छा उम्मीदवार समझ करके वोट देना। बालेन जब भी मंच पर आते उनके हाथ में एक छोटी सी घंटी होती जो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था। उनके कार्यकर्ता बताते कि भाषण से पहले घंटी बजाना विपक्षी दलों के लिए एक चेतावनी था जो पुराने और सुस्त पॉलिटिकल माहौल को यह बताते थे कि अब आपके दिन लद चुके। अब जब बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं तो नेपाल की नई सरकार में बालेन्द्र के साथ 15 मंत्रियों ने शपथ ली। खास बात यह रही कि बालेन शाह की सरकार में 5 महिला मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री बालेन शाह के पास रक्षा और उद्योग मंत्रालय का जिम्मा भी है। वहीं डॉक्टर स्वर्णिम वागले को वित्त मंत्री बनाया गया है। सुगन को गृह मंत्री और शिशिर खनाल को विदेश मंत्री बनाया गया है। बालेन शाह के मंत्रिमंडल में सुनील लाब्साम, विराजमान श्रेष्ठ, खड़क पौडेल, स्मिता पोखरेल, निशा मेहता, विक्रमादित्य, प्रतिभा रावल, सोविता गौतम, गीता चौधरी, दीपक शाह और सीता वादी को भी जगह मिली। आरएसपी ने शुक्रवार को बनने वाली नई सरकार के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 182 सीटों के साथ जीतने वाली आरएसपी की पहली कैबिनेट बैठक शुक्रवार को शासन से जुड़े 100 फैसले लेने वाली योजना बनाने के लिए हुई। इन फैसलों का मुख्य फोकस डिजिटलाइजेशन पर था, सार्वजनिक सेवाओं को लोगों के लिए आसान बना। बालेन शाह के नेतृत्व वाली कैबिनेट की पहली बैठक के बाद मंत्री पहले ही दिन अपना पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने वाले फैसलों की घोषणा वो करेंगे। कहा जा रहा है कि बालेन शाह की सरकार शुरुआती तेज फैसलों के साथ करेगी जिसमें शासन में सुधार, लोगों को तुरंत राहत देने पर खास फोकस होगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है? शपथ ग्रहण से लेकर के अब क्रियान्वयन की बारी है। वादा हो चुका है, अब उसको इंप्लीमेंट करना है। जिस अंदाज में बालेन शाह ने शुरुआत की है
खासतौर पर सनातन हिंदू अंदाज जो उनका देखने को मिला है, उसने उनको निश्चित तौर पर साउथ एशिया में एक हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर उभारा तो जरूर। उनकी पसंद, उनका अंदाज, उनकी छवि, ये तीनों चीजें अभी उनको आगे लेकर के जा रही हैं। अब जिस चीज पर सारा दारोमदार होगा वो क्रियान्वयन पर होगा। अगर बालेन शाह ने जो वादे किए हैं, उनकी पार्टी ने जो वादे किए हैं, उसको लेकर वो नेपाल के साथ आगे बढ़ते हैं, नेपाल इससे प्रगति करता है, वहां की जनता का उनको समर्थन मिलता है, तो निश्चित ही उनकी धाक साउथ एशिया में और बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। हमारी शुभकामनाएं बालेन शाह को भी है और नेपाल को भी है। हम उनकी उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। आपने लगातार हमारी नेपाल सीरीज को पसंद किया है, लगातार आपके रिएक्शंस आ रहे हैं, लगातार आपके व्यूज हमको मिल रहे हैं। हमारा मनोबल इससे बढ़ रहा है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल पर हमारे चैनल का फोकस लगातार बना रहेगा। बालेन शाह की सरकार पर भी, वहां की संस्कृति पर भी और भारत नेपाल के रिश्तों पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।